ये क्वेश्चन जनरली सभी डिफेंस यूट्यूबर से बार बार आप लोगों द्वारा पूछा जाता है कि वो आखिर कौन सा कारण है जिस वजह से इजराइल जैसा छोटा सा देश जो हमसे जीडीपी में छोटा है, रिसोर्सेस में छोटा है, आबादी के मामले में छोटा है, उसके बावजूद वो भारत को हथियार एक्सपोर्ट करता है और दुनिया के सबसे टॉप हथियार एक्सपोर्टर कंट्रीज में से एक उसका नाम भी आता है। जबकि भारत इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, इतनी जीडीपी है, इतने सारे रिसोर्सेस हैं, उसके बावजूद भारत इजराइल से हथियार खरीदता है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था कि भारत इजराइल को हथियार बेचे। तो आखिर ये कारण क्यों है? ये डिफरेंसेस इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए थे? तो आज हम लोग इसी को डिस्कशन करने वाले हैं और एक रिसर्च बेस्ड वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको पूरी वीडियो बताऊं उससे पहले आप ये छोटी सी बात जान लीजिए कि भारत और इजराइल दोनों की ही हथियार डेवलपमेंट प्रोग्राम बिल्कुल डिफरेंट है। आप समझ रहे हैं? आप एक बार बैलिस्टिक मिसाइल्स का नाम लीजिए, आंखें बंद कीजिए, आपको भारत और रशिया जैसे देश ही सामने दिखाई देंगे। लेकिन आप आंखें बंद करके ड्रोन के बारे में सोचिए तो ड्रोन से संबंधित और काउंटर ड्रोन से संबंधित एक ही नाम आपको दिखाई देगा, इजराइल का। आप लेजर वेपन के बारे में सोचिए आंखें बंद करके, आपको इजराइल ही दिखाई देगा। छोटे मोटे म्यूनिशंस बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ जब रॉकेट आपके ऊपर दागे जाते हैं, उन्हें किस तरह से काउंटर किया जा सके, इसके लिए आयरन डोम वगैरह बनाना हो, तब भी आपको इजराइल का नाम याद आएगा। कहने का मतलब दोनों ही देशों के बीच में जो हथियार डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और सबसे बड़ी बात है, भारत और इजराइल के हथियारों की रिक्वायरमेंट ये भी थोड़ी सी डिफरेंट है। शायद मैं यहाँ पर आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको खुद को जोर देना पड़ेगा। भारत जहाँ पर 5-5 हजार किलोमीटर रेंज वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाता है, ढेर सारे न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है, भारत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन्स बनाता है, SSBN, भारत K5 जैसी SLBM मिसाइलें बनाता है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। थोड़ा सा इसके आगे जाया जाए तो भारत हाइपरसोनिक मिसाइल्स के फील्ड में काफी आगे निकल जा चुका है। भारत 5.5 जनरेशन का M का प्रोग्राम डेवलप कर रहा है जो कि बिल्कुल बनने की कगार पर आकर खड़ा है। साथ ही भारत तेजस के कई अलग अलग डिफरेंट वेरिएंट बनाता है और बाद में इनका इस्तेमाल करने के साथ साथ इन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए भी भारत प्लानिंग करता है। एक साथ भारत कई सारे अलग अलग फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर काम करता है। भारत INS विक्रांत बनाता है जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट करने वाले फाइटर जेट भी बनाता है। तो कहने का मतलब ये जितनी भी चीजें आपने सुनी होगी ये इजराइल संबंधित आप नहीं सुन सकते कि इजराइल भी इस तरह के हथियार बना रहा है, लेकिन भारत UAV ड्रोन्स वगैरह बना रहा है जो इजराइल बना रहा है, ये हम सुन सकते हैं, मान सकते हैं, देख भी रहे हैं। भारत काउंटर ड्रोन सिस्टम भी बना रहा है, ये बात भी हम जान सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इजराइल के काफी बहुप्रचलित है, उस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत बना रहा है और बना सकता है। तो कहने का मतलब दोनों ही देश हथियार तो डेवलप करते हैं, लेकिन जो टेक्टिकल टाइप के हथियार हैं जो कि आपको इमीडिएट अटैक से बचाते हैं, इस तरह के हथियारों को और एकदम नए तरह के हथियार जो कि आपने कभी कल्पना नहीं की हो, इस तरह के हथियार बनाने के मामले में इजराइल का नाम अव्वल है, जबकि भारत ट्रेडिशनल हथियार बनाता है। तो कहने का मतलब भारत को एकदम ही छोटा दिखाना ये सही नहीं होगा, क्योंकि भारत जो कर रहा है वो इजराइल शायद आने वाले 50 साल भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम लोग इजराइल से हथियार खरीद रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। अब इसके पीछे का कारण हम लोग जान लेते हैं कि ऐसा क्यों है। दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी हथियार बनाने से पहले उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होती है और इस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के पीछे आपको ढेर सारा पैसा खर्च करना होता है, साथ ही आपको बहुत सारा समय देना होता है। यानी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, उतने ही ज़्यादा हथियार आपके पास होंगे, इस बात की गारंटी है। और न केवल हथियार बल्कि बाकी कामों के लिए भी आप टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं। अगर इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए कि दुनिया भर के देश कितना कितना पैसा खर्च करते हैं और उसमें भारत कहाँ पर टिका है, तो वो लिस्ट आपके सामने ये रही। इंडिया खर्च करता है अपने GDP का केवल 0.7%, केवल 0.7%। जबकि हम लोग इजराइल का देखें तो इजराइल अपनी टोटल GDP में से 4.30% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है और यही फर्क देखने के लिए मिलता है हथियारों के क्षेत्र में। यहाँ पर आप ये जरूर कह सकते हैं कि यार इजराइल की GDP भी तो हमसे छोटी है, तो वो अगर उसका 4.3% खर्च कर भी देता है तब भी तो वो भारत के आंकड़े से बहुत कम हुआ। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी तो देखना चाहिए कि भारत की GDP जरूर ज्यादा है, लेकिन भारत की आबादी भी इजराइल की आबादी से बहुत ज्यादा है, 130 गुना से भी ज्यादा। आप समझ रहे हैं, इतने लोगों का पेट भरना है। कहने का मतलब हमारा पैसा बहुत कम बच पाता है और हमारे पास क्षेत्र बहुत ज़्यादा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इसलिए अगर हम लोग इजराइल से ज़्यादा मात्रा में भी पैसा खर्च करते हैं तब भी वो ऊँट के मुंह में जीरा ही होता है। अगर हमारे समकक्ष चाइना को देख लिया जाए तो चाइना की GDP तो हमसे बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 3 गुनी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी GDP का टोटल 2.10% खर्च करता है और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और बाकी के देशों के बारे में भी आप देख सकते हैं, चार्ट आपके सामने है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हम लोग इतना कम भला क्यों खर्च कर रहे हैं? क्योंकि वैसे इसराइल का तो केवल नाम लिया गया है, लेकिन इन फ्यूचर हमें कम्पीट करना है चाइना को, तो चाइना जितना ही हमें खर्च करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत की अगली पिछली कुछ सरकारों की गलती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 2003 में, तब उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर तीसरी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। यानी 1947 जब हम लोग आजाद हुए उससे लेकर 2003 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर केवल 3 पॉलिसीज लाई गई, जिसमें से तीसरी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम है। इसके लिए क्या जरूरी था? इसके लिए जरूरी था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर किया जाने वाला खर्च बढ़ाया जाए, और 2003 से ही इस पॉलिसी के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया गया। तत्कालिक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंड बढ़ा दिया और इसे जीडीपी की तुलना में 1% तक ले आए, जो कि इतिहास में सबसे ज्यादा था। और ये तो केवल शुरुआत थी। इस योजना के तहत 2007 तक भारत की टोटल जीडीपी का 2% तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने की योजना बनाई गई। लेकिन अफसोस कि इसके बाद अटल जी की सरकार चली गई। इसके बाद यूपीए 1, यूपीए 2 इन्होंने लगातार इस आंकड़े को कम करते गए। बाद में मोदी गवर्नमेंट जब आई, उन्होंने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और 2018 तक फाइनली इसे पहुंचा दिया गया था 0.69% तक। और अभी आप देख रहे हैं कोई उतना ज्यादा सुधार इसमें नहीं आया है, ये लगातार गिर रहा है। अगर इसे हम लोग जल्दी नहीं बढ़ा पाए तो ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। यानी चाइना की देखिए कि वो 2022 में अपनी जीडीपी का 2% खर्च कर रहा है। इस लिहाज से हमने तो 2007 में ही इतना खर्च कर देना था। आज की परिस्थितियां अगर वैसी होती जैसा अटल जी ने सोचा था, तो यकीन मानिए चाइना से हम लोग कई ज्यादा आगे होते। और भारत के साइंटिस्ट वैसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफी कम पैसा खर्च करते हैं। हमने कोविड वैक्सीन में भी देखा और अलग अलग वेपन्स में भी देखा, हर मामले में उन्हें पैसा काफी कम चाहिए होता है। लेकिन अफसोस कि हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया और फाइनली हमें इजराइल जैसे छोटे से देश से इस तरह के वेपन्स खरीदने होते हैं।